नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हरिदयालु कौशल महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष कला वर्ग के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज हम अपन का टॉपिक चल रहा है मौर्य स्थापत्य एवं कला। उसके अंदर हमने स्तंभ कला और स्तंभ कला और राजप्रसाद के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन करने वाले हैं आज मौर्यकालीन स्तूप कला। किसका? स्तूप कला। तो अपने स्थापत्य के अंदर में हम पढ़ रहे हैं स्तूप कला। तो स्तूप शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किया गया। स्तूप का अंदर अर्थ होता है ढेर। क्या होता है? ढेर। स्तूप का अर्थ होता है ढेर। तो कोई बड़ा ढेर या रेत का ढेर उसे बोलते हैं स्तूप, ढेर या धुआ। तो मौर्य काल के अंदर स्तूप की परंपरा शुरू हो गई और शुंग काल के अंदर अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। तो मौर्य काल में शुरू हुई और शुंग काल में उन्नत अवस्था में स्तूपों का निर्माण किया गया। मौर्य काल में अशोक ने अनेक स्तूपों का निर्माण किया और दिव्यवदान के अनुसार, वो ग्रंथ है दिव्यवदान, उसके अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो स्तूप की हम विशेषता के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। स्तूप की विशेषता के बारे में। स्तूप कैसा होता है? मौर्यकालीन स्तूप जब देखिए, मौर्यकालीन स्तूप समुद्र भूमि पर नहीं बनाए गए थे और इस समुद्र पर बनाए गए थे। एक समुद्र था, उसके ऊपर समुद्र को बोलते हैं मेधी या समुद्रा। समुद्र के ऊपर स्तूप बनाया जाता था। तो समुद्र के बाद में यहाँ पर अवशेष रखे गए। महात्मा बुद्ध के शरीर के अंग या महात्मा बुद्ध के उपयोग में लाई गई सामग्री, उनके अवशेष रखने के बाद में एक बड़ा अंड का निर्माण किया जाता था। अंड का निर्माण ऐसे, इसे बोलते हैं अंड। इसके ऊपर प्लास्टर था जिप्सम का। किसका? जिप्सम का प्लास्टर था। ये समुद्र के बाद में अवशेष रखे जाते थे और अवशेष और उसके ऊपर एक पवित्र स्थान होता था हर्मिका। उसे क्या बोलते थे? हर्मिका। तो यंड और इसके ऊपर एक हर्मिका, ये मान लो ये हर्मिका, ये सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र। उसके बाद में यष्टि, इसे बोलते हैं यष्टि दीवार। उसके बाद में एक छतर, ये एक छतर और ये द्विछतर, एक के बाद एक 3 छतर बने हुए थे। ये बुद्ध, धम्म और संघ तीनों को मिलाकर बोलते थे बुद्ध, धम्म, ये संघ। तो मौर्य काल में एक छतर था और आगे बढ़ते बढ़ते शुंग काल के अंदर 3 छतर हो गए, बुद्ध, धम्म और संघ। ये था स्तूप और इधर था ये सीढ़ियां थी और यहां पर एक तोरण द्वार था। तोरण या बोलो द्वार। उसके बाद में स्तूप के चारों ओर दीवार बनी थी। स्तूप के चारों ओर दीवार को बोलते हैं वेदिका। वेदिका या दीवार। ये दीवार मौर्य काल में कच्ची
ईंटों से बनी हुई थी। और सुंग काल के अंदर पाषाणों का प्रयोग किया गया। सुंग काल के अंदर दीवारों के अंदर पाषाणों का उपयोग किया गया। सुंग काल के अंदर पाषाणों की दीवार या पत्थर की दीवार थी। मौर्य काल के अंदर ये दीवार कच्ची ईंटों से बनी थी। कच्ची सामग्री से ये दीवार निर्मित थी। तो मौर्य काल के अंदर, बाद में सुंग काल ने ये दीवार के अंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया। ये थी स्तूप की विशेषता। तो स्तूप के अंदर पहले संबुत्रा उसे वेदी बोलते, उसके बाद में अवशेष रखे गए होते और उसके बाद में एक बड़ा अंड का निर्माण किया था। ये अंड के ऊपर प्लास्टर किया था जिसम का। उसके बाद में इसे बोलते हैं हर्मिका। हर्मिका ये सबसे पवित्र स्थान था। उसके बाद में यष्टि और एक शक्कर, द्विशक्कर और तीन शक्कर, त्रिशक्कर की विशेषता सुंग काल के अंदर शुरू हुई। तो एक के बाद तीन शक्कर बने ये थे। ये थे तीन शक्कर। तो ये स्तूप की विशेषता थी। तो स्तूप की विशेषता के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में मौर्यकालीन मुख्य रूप से स्तूपों का प्रकार बांटे गए। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार या 4 भागों में स्तूपों का बांटा गया है। तो 4 प्रकार कौन कौन से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो गया स्तूप या सेत्य था। वो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर गुफा के अंदर बनाए जाते थे। सेत्य के अंदर अवशेष नहीं रखे जाते थे। और स्तूप के अंदर ये संपूर्ण भूमि पर था। और सेत्य था वो दीवारों या बड़े पहाड़ों को काट कर गुफा के रूप में दिया जाता, बनाया जाता था, उसे बोलते थे सेत्य। और ये थे स्तूप। तो स्तूप और सेत्य दोनों अलग अलग थे। सेत्य के अंदर बुद्ध भिक्षु या भिक्षु रहने के लिए आवास बनाए गए थे। और स्तूप था ये एक धार्मिक स्थल हो गया। सबसे पहले स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किया गया था। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है शारीरिक स्तूप। पहला है शारीरिक स्तूप। दूसरा है पारभौमिक। पारभौमिक स्तूप। तीसरा स्तूप के प्रकार का नाम है उद्देश्यतर स्तूप। और चौथा है स्तूप के अंदर सारी पारभौमिक उद्देशित संकल्पित। तो सारी स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेषों पर बनाए गए थे। महात्मा बुद्ध के एवं उनके शिष्यों के अवशेषों पर बनाए गए स्तूप को बोलते हैं शारीरिक स्तूप। पारभौमिक स्तूप थे महात्मा बुद्ध या और महात्मा बुद्ध के शिष्य द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री के आधार पर बनाए गए स्तूप थे। वो थे पारभौमिक स्तूप। तो पहला था शारीरिक स्तूप। उसके बाद में पारभौमिक है महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री पर बनाए गए स्तूप। उनकी
द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री के आधार पर सामग्री पर बनाई गई स्तूप से वो पार हुई। जो महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य रोज या दैनिक दिनचर्या में जो भी वस्तु उपयोग में लेते थे उनके ऊपर जो स्तूपों का निर्माण किया गया था उसे बोलते हैं पारभौगिक स्तूप। और तीसरा है उद्देश्य महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए स्थानों पर बुद्ध की जीवन से जुड़े हुए स्थानों पर स्थानों पर स्तूप का निर्माण किया गया था उसे बोलते हैं उद्देश्य स्तूप। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य जहाँ कहीं भी गए हो या उपदेश दिए हो या जन्म स्थान हुआ है तमाम परिनिर्माण जन्म स्थान या उपदेश दिया है उसके ऊपर बनाए गए या विशिष्ट स्थान थे उसके स्थान पर बनाए गए थे उसे बोलते हैं उद्देश्य स्तूप। उसके बाद में है संकल्पित स्तूप। ये थे जहां पे भी महात्मा बुद्ध के भिक्षु या भिक्षुणी रहते थे, जहां पर बनाए गए जहां पर भिक्षु या भिक्षु रहते थे उसके स्थान पर बनाए गए थे उसे बोलते संकल्पित। ये सबसे लघु या छोटे इसे लघु स्तूप बोलते हैं। लघु स्तूप ये थे 4 प्रकार स्तूपों के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक शारीरिक स्तूप महात्मा बुद्ध शिष्य के अवशेषों पर और उसके बाद भौतिक स्तूप पर महात्मा बुद्ध के शिष्य द्वारा उपयोग में लाई गई सामग्री जो भी सामग्री उपयोग में लाते थे उसके ऊपर बनाए गए स्तूप। उसके बाद उद्देश्य स्तूप है बुद्ध एवं उनके शिष्यों बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी स्थान थे उसके ऊपर बनाए गए स्तूप। उसके बाद में संकल्पित और ये सबसे लघु स्तूप था। इनके बाद में इन स्तूपों के बाद में अनेक स्तूपों ये हुए 4 प्रकार। विशेषता स्तूप की देख ली और ये प्रकार देख ली। उसके बाद में कौन कौन से स्तूप बनाए तो नेपाल के अंदर पीपरवा कनक मुनि ये स्तूप का निर्माण नेपाल के अंदर थे। वर्तमान में नेपाल के अंदर और सारनाथ और धमेर इन स्तूपों का निर्माण मौर्य काल के अंदर किया गया। तो ये 4 स्तूप हरवा कनक मुनि सारनाथ धमेर आदि स्तूपों का निर्माण मौर्य काल के अंदर किया गया। और मौर्य काल के अंदर विशिष्ट या महत्वपूर्ण स्तूप था वो था सारनाथ का स्तूप। तो थोड़ा बहुत सारनाथ के बारे में देख लेते हैं। सारनाथ स्तूप ये सबसे बड़ा स्तूप था सारनाथ का स्तूप। इसकी खोज 1818 में रायोलाइट वैज्ञानिक था उसने खोज की। रायोलाइट 1818 इसकी खोज की। इसे त्रिवेदी स्तूप बोलते हैं क्योंकि ये एक स्थान पर 3 स्तूपों का समूह मिला था। 2 थे छोटे या लघु थे, एक बड़ा था। 2 लघु स्तूप थे और एक बड़ा स्तूप जो कि 3 समुद्र पर बना हुआ था।
ये बड़ा स्तूप था, ये 3 समुद्रों पर बना, नीचे 3 समुद्र थे या 3 मेदी, इस कारण से त्रिवेदी बोलते हैं। तो इसका सारनाथ स्तूप का निर्माण मौर्य काल के अंदर शुरू हुआ और प्रमुख रूप से इसका आगे निर्माण चलता रहा और शुंग काल के अंदर इसका निर्माण पूरा हुआ। ये बड़ा या 3 समुद्रों पर होने के कारण इसे त्रिवेदी स्तूप बोलते हैं। त्रिवेदी स्तूप, सारनाथ का स्तूप। इसकी खोज 1818 ईस्वी में रायोलाइट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस स्तूप के बाद में भरूच का स्तूप का निर्माण भी मौर्य काल के अंदर किया गया। इसका भी निर्माण मौर्य काल के अंदर शुरू हुआ। इसकी प्रमुख विशेषता थी इसकी वेदिका मतलब दीवार थी वो ईंटों से निर्मित थी। ईंटों से निर्मित क्या थी? दीवार, वेदिका, दीवार को या वेदिका। तो ये भरूच का स्तूप का निर्माण भी मौर्य काल के अंदर शुरू हुआ और इसका पूर्ण रूप से मौर्य काल के अंदर इसका स्तूप का निर्माण शुरू हुआ और पूर्ण शुंग काल के अंदर किया गया पुष्यमित्र शुंग ने। तो शुंग काल के अंदर इनका निर्माण पूर्ण हुआ, ये भरूच का स्तूप। उसके बाद में सारनाथ के अंदर ही एक अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया, उसका नाम है धम्मेद का स्तूप। इसका निर्माण भी अशोक के काल में किया गया और इसकी और विशेषता है अशोक के काल में निर्माण शुरू हुआ। इसका पूर्ण गुप्त काल के अंदर किया गया। इसका पूर्ण रूप से विकास या पूर्ण स्तूप बना गुप्त काल के अंदर पूर्ण हुआ और मौर्य काल के अंदर शुरू हुआ अशोक के काल में धम्मेद का स्तूप। तो ये थी स्तूप की स्तूप कला। उसके बाद में अशोक दिव्यवदान एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ दिव्यवदान। दिव्यवदान के अनुसार कहते हैं कि अशोक ने 8 प्रमुख स्थानों पर, कितने? 8 प्रमुख 8 प्रमुख स्थलों पर अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये थी मौर्यकालीन स्तूप कला। तो सबसे बड़ा स्तूप था सारनाथ का, उसे त्रिवेदी बोलते हैं क्योंकि वो 3 समुद्रों पर बना हुआ था। उसके बाद में भरूच का स्तूप, इनकी वेदिका या दीवार जो बाउंड्री थी वो ईंटों से निर्मित थी। उसके बाद में धम्मेद का स्तूप है, इसका पूर्ण रूप से पूर्ण हुआ इसका विकास वो गुप्त काल के अंदर किया गया। उसके बाद में तो आगे अब स्तूप हमने अध्ययन कर लिया। स्तूप के बाद में अब पढ़ेंगे मौर्यकालीन गुफा कला। गुफा कला का सर्वप्रथम विकास मौर्य काल के अंदर हुआ। मौर्य काल के अंदर गुफाओं का निर्माण शुरू हुआ। तो गुफाओं का निर्माण सबसे पहले मौर्य काल के अंदर शुरू हुआ। बुद्ध भिक्षु एवं आजीविकों और भिक्षुओं को रहने के लिए मौर्य काल के अंदर गुफाओं का निर्माण किया गया। पहली बार गुफाओं का निर्माण मौर्य काल के अंदर हुआ। बुद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षुओं एवं आजीविकों, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी सन्यासी थे उनके रहने के लिए आवास के या रहने के लिए गुफा कला का विकास, गुफाओं का निर्माण किया गया।
गुफा थे उसके ऊपर कुछ लेख या कुछ लेख लिखे गए थे। तो बौद्ध भिक्षु राजाओं को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण मौर्य काल में शुरू हुआ। मौर्य काल के अंदर गुफाओं पर लेख नहीं थे, बाद के कालों में गुफाओं पर लेख लिखे हुए थे। तो अभी गुफाओं का निर्माण कहते हैं अशोक ने 4 अशोक ने गुफाओं का निर्माण कराया। एक तरफ अशोक और दूसरी तरफ अशोक के बाद में शासक हुए दशरथ ने भी बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया गया। तो अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन से? बराबर की पहाड़ियों में। उड़ीसा के अंदर बराबर नामक की पहाड़ियां हैं, वहां पर उड़ीसा के अंदर। तो अशोक ने यहां पर बराबर की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया गया। पहली गुफा है विश्व झोपड़ी, आपने पहले पढ़ रखी हुई विश्व झोपड़ी। करण चौपाड़, विश्व झोपड़ी, करण चौपाड़। और तीसरी गुफा है सुदामा की गुफा। ये 3 गुफाओं का निर्माण अशोक ने बराबर नामक पहाड़ियों के अंदर करवाया गया। इसी पहाड़ियों के अंदर दशरथ ने एक गुफा का निर्माण करवाया। कौन सी गुफा? लोमस ऋषि की गुफा। कौन सी गुफा? लोमस ऋषि की गुफा। ये बराबर नामक की पहाड़ियां थी, उसके अंदर अशोक ने 3 विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाड़ और सुदामा की गुफाएं, और दशरथ ने इस पहाड़ियों के अंदर एक लोमस ऋषि की गुफाओं का निर्माण कराया गया। उसके बाद में दशरथ ने नागा जुनी पहाड़ियां थी, नागा जुनी पहाड़ियां, उसके अंदर दशरथ ने गोपिका, वेदिका नामक गुफाओं का निर्माण करवाया गया। ये किसने बनाई थी? ये 2 गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया। दशरथ ने इन नागार्जुन पहाड़ियों के अंदर गोपिका, वेदिका गुफाओं का निर्माण करवाया गया। तो ये थी गुफा कला। और गुफा कला के बाद में मौर्य कालीन हमने स्तंभ और स्तूप पर गुफा कला पढ़ लिया। उसके बाद में हम अध्ययन करने वाले हैं लोक कला, मौर्यकालीन लोक कला के बारे में। तो मौर्यकालीन गुफा कला के बाद में अध्ययन करने लोक कला, मौर्यकालीन लोक कला। लोक कला के अंदर आपने शुरुआती वीडियो में पढ़ा होगा, लोक कला के अंदर मरण मूर्तियां, धातु मूर्तियां और पाषाण मूर्तियां, इनका निर्माण लोक कला के अंदर। लोक कला या इसे राज्य के संरक्षण नहीं मिला, ये अपने क्षेत्र तो विशेष क्षेत्र और स्थान कारीगर अपने वाले मुद्दे पर निर्माण किया गया। तो मौर्य काल के अंदर अनेक धातु मूर्तियां और पाषाण या मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। तो कौन कौन सी मूर्तियां थी जो इस मौर्य काल में इनका निर्माण किया गया? एक उड़ीसा के अंदर स्थान है धौली। कौन सा? धौली। धौली के अंदर हाथी की मूर्ति, धौली के अंदर हाथी की मूर्ति मिली थी। धौली यानी उड़ीसा के अंदर धौली स्थान है, वहां पर हाथी की मूर्ति का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। उसके बाद में बिहार के अंदर दीदारगंज है,
नामक स्थान है बिहार के अंदर। इस स्थान पर सामर गृहिणी की मूर्ति ये मिली थी दीदारगढ़ बिहार से, और धौली उड़ीसा से हाथी की मूर्ति। उसके बाद में बिहार के अंदर सुल्तानगंज है। सुल्तानगंज पर स्थान पर ये भी बिहार के अंदर है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की ताम्र मुद्रा, महात्मा बुद्ध की ताम्र मूर्ति मिली थी। महात्मा बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से मिली थी? सुल्तानगंज बिहार से। इसका भी निर्माण मौर्य काल के अंदर शुरू हुआ और सभी उसके बाद में विदिशा और ग्वालियर के अंदर भी इसके अंदर भी धातु मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की अनेक धातु मूर्तियां मिली थी। तो ये थी मौर्यकालीन लोक कला के अंदर मूर्तियां। तो सबसे प्रमुख धौली से हाथी की मूर्ति मिली थी, दीदारगढ़ बिहार से सामर गृहिणी की मूर्ति, और सुल्तानगंज बिहार से महात्मा बुद्ध की ताम्र मूर्ति, और विदिशा ग्वालियर से धातु मूर्तियां मिली थी। ये थी लोक कला के अंदर। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के अंदर हमने जितने भी स्थापत्य थे, स्तंभ लेख और नगर निर्माण और स्तूप कला, और उसके बाद में गुफा कला और अब लोक कला, तो संपूर्ण का अध्ययन हमने कर लिया। आपके पीयू फेस्ट के विद्यार्थियों के सिलेबस या पाठ्यक्रम के अंदर मौर्यकालीन कला स्थापत्य था, तो उसका अध्ययन हमने कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए